हेलो फ्रेंड्स, आज रिवीजन करेंगे अपना प्यारा सा चैप्टर नंबर 3। इसमें हम दो कॉन्सेप्ट आज पढ़ेंगे। एक कॉन्सेप्ट है हमारा, एक पढ़ेंगे हम चार्जिंग सेक्शंस और दूसरा पढ़ेंगे RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। हमारा ये शुरू करते हैं। चलो, हमारा ये कौन सा है? इसमें सबसे पहले हम देखते हैं चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन कहता क्या है? एक ऐसा सेक्शंस जो हमें बतलाता है कि कब जीएसटी अप्लीकेबल होगा। कब जीएसटी अप्लीकेबल होगा? जैसे जीएसटी कितने तरह के? एक है एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। तो कब एसजीएसटी लगेगा, कब यूटीजीएसटी एप्लीकेबल होगा, कब एसजीएसटी एप्लीकेबल होगा और कब आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये चार्जिंग सेक्शन में हमें ये बतलाता है। सीजीएसटी एक्ट 2070 का सेक्शन नंबर 9 है। क्या है? चार्जिंग सेक्शंस। कौन सा सेक्शन? सेक्शन नंबर 9 क्या है? चार्जिंग सेक्शंस है। और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 5 है। कौन? हमारा चार्जिंग सेक्शंस। जब सप्लाई कब हो? विदिन अ स्टेट हो। जब सप्लाई विदिन अ स्टेट हो तब क्या एप्लीकेबल होगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी। विदिन अ स्टेट मतलब एक सप्लायर, जो सप्लायर है, सप्लायर कौन? राम। ये अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन का है, बिहार में लिया है। ठीक है। इसका एक कस्टमर है श्याम। ये भी जीएसटी कहाँ लिया है? बिहार में। तो जब राम श्याम को गुड्स बेचेगा तब वहाँ पर कौन सा जीएसटी का एप्लीकेबल लगे होगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। जब विदिन स्टेट सप्लाई होगा तब वहाँ पर क्या होगा? एसजीएसटी, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। विदिन स्टेट सप्लाई होगा उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। विदिन स्टेट, एक ही स्टेट में जब सप्लाई होगा उसको क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो वहाँ पर कब एप्लीकेबल क्या हो जाएगा?
CGST प्लस ASGST। मान लो राम अपना GST रजिस्ट्रेशन कहाँ लिया हुआ है? बिहार में। इसके पास एक कस्टमर आया, कौन? श्याम। ये भी अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ लिया हुआ है? बिहार में। इसको एक गुड्स बेचा, राम बेचा किसको? श्याम को। इसका वैल्यू कितना है? वैल्यू है 1000। GST का रेट मान लो 18% है। GST का रेट कितना? 18%। 18% है। गुड्स का वैल्यू 1000 है। राम भी बिहार में रजिस्ट्रेशन ले चुका है और श्याम का भी रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ का है? बिहार का है। जब एक ही स्टेट में है सप्लाई तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो वहाँ पर अप्लीकेबल क्या होगा? CGST प्लस ASGST। तो इस सप्लाई में यहाँ पर 1000 पर क्या क्या ASGST लग जाएगा। ASGST 9% के हिसाब से 90 रुपया, और ASGST 90 रुपया, टोटल हो जाएगा 180। तो इसीलिए जब सप्लाई विद इन स्टेट हो तो उसको क्या कह लेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तब वहाँ पर क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? ASGST और CGST। जब सप्लाई विद इन यूनियन टेरिटोरी विथ लेगिस्लेचर मतलब ऐसा यूनियन टेरिटोरी जहाँ पर अपना उसका विधानसभा हो, अपना उसका लेजिस्लेटिव असेंबली हो, क्या हो? अपना उसका लेजिस्लेटिव असेंबली हो, ऐसा यूनियन टेरिटोरी जिसके पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली हो उसी को बोलते हैं क्या? यूनियन टेरिटोरी विथ लेजिस्लेचर्स। ऐसा यूनियन टेरिटोरी जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली हो उसको क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव यूनियन टेरिटोरी विथ लेजिस्लेचर। फॉर एग्जांपल दिल्ली। दिल्ली क्या है? दिल्ली एक यूनियन टेरिटोरी है, लेकिन यहाँ एक विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे यूनियन टेरिटोरी विथ लेजिस्लेचर्स। तो जब सप्लाई ऐसे यूनियन टेरिटोरी में हो जहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विद इन यूनियन टेरिटोरी हुआ है, तो वो भी क्या कहलाएगा? हमारा इंट्रा यूनियन टेरिटोरी सप्लाई। इंट्रा जहाँ विद इन है वहाँ इंट्रा, जहाँ एक स्टेट से दूसरा स्टेट है, चाहे एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटोरी है, तो वो क्या कहलाएगा? इंटर। और तो जहाँ इंट्रा हो जाएगा, जहाँ इंट्रा होगा वहाँ क्या एप्लीकेबल होगा? हमेशा याद रखना, जहाँ इंट्रा होगा, जब इंट्रा सप्लाई होगा वहाँ पर CGST प्लस ASGST या फिर UTGST। तो ASGST कहाँ पर होगा? सारे स्टेट प्लस ऐसी यूनियन टेरिटोरी जहाँ पर क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। इसके अलावा जितने भी यूनियन टेरिटोरीज हैं वहाँ का एप्लीकेबल हो जाएगा यूनियन टेरिटोरी UTGST। और जब सप्लाई इंटर स्टेट हो,
एक स्टेट ये है, दूसरा स्टेट ये है। ए नाम का व्यक्ति सपोज बिहार में रजिस्ट्रेशन लिया है और बी यूपी में लिया है और इसको सेल कर रहा है गुड्स 1000 का, तो इस पर क्या है अप्लीकेबल हो जाएगा IGST। जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट सप्लाई होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई। और जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो वहाँ पर क्या अप्लीकेबल हो जाएगा IGST। और विद इन स्टेट है तो वो कहलाएगा इंट्रा स्टेट। और इंट्रा स्टेट सप्लाई में क्या अप्लीकेबल होगा, CGST प्लस IGST अप्लीकेबल होगा, CGST प्लस IGST। ये तो हमारा कमेंसमेंट ऑफ द हो गया। दूसरा एक फिर क्या है, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द CGST एंड IGST। कौन कलेक्ट करेगा टैक्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स और सर्विसेज बोथ। CGST कहाँ लगता है, CGST हमेशा जहाँ इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, और IGST जहाँ इंटर स्टेट सप्लाई हो। CGST कहाँ लग गया, इंट्रा स्टेट सप्लाई पर, IGST इंटर स्टेट सप्लाई पर। टैक्स देना किसको पड़ता है, टैक्सेबल पर्सन्स को। टैक्स किसको देना पड़ता है, टैक्सेबल पर्सन्स को। तो वही हमारा जो चार्जिंग सेक्शंस है, चार्जिंग सेक्शंस हमारा कहता है और चार्जिंग सेक्शन हमारा ये हमारा देखो चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1। Subject to the provision of subsections 2, there shall be levied a tax called the CGST, Central Goods and Services Tax, on all the intra-state supply of the goods or services, except supply of alcoholic liquor for the human consumption। अल्कोहलिक लिक्वर पर आज भी GST अप्लीकेबल नहीं होता है। किस वैल्यू पर लगेगा, ऐसा वैल्यू जो सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया गया, उसको हम आगे पढ़ेंगे। रेट जो कि 20% से ज़्यादा ना हो, मतलब GST में मैक्सिमम रेट कितना है 40%, 20% CGST और 20% SGST। मैक्सिमम कितना हो गया 40%। GST में 40% से ज़्यादा नहीं है रेट, मैक्सिमम रेट ही है 40%। जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो वहाँ CGST लगेगा, जब इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो वहाँ IGST लगेगा। टैक्सेस देगा कौन, टैक्सेबल पर्सन जो GST जिस पर GST अप्लीकेबल होगा। कलेक्ट किससे करेगा, अपने कस्टमर से। शराब GST के एम्बिट से बाहर है, GST के प्रीव्यू से बाहर है। किस वैल्यू पे लगेगा GST जी, जो सेक्शन नंबर 15 के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट करते हैं उसी वैल्यू पर GST लगेगा। किस रेट से, मैक्सिमम रेट कितना है GST का 40%। मैक्सिमम रेट कितना है 40%। और हमारा चार्जिंग सेक्शन कहता है कि आज तक अभी कुछ सप्लाई को GST अभी उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। इस पर तब अप्लीकेबल होगा जब हमारा गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल्स नोटिफाई करेगा, तब से अप्लीकेबल्स हो जाएगा। कौन कौन सा आइटम है, पेट्रोलियम क्रूड है, हाई स्पीड डीजल है, मोटर स्प्रीड है जिसको पेट्रोल बोलते हैं, नेचुरल गैस, एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये 5 आइटम है। इस 5 आइटम पे अभी GST अप्लीकेबल नहीं है। हमारे लॉ मेकर कहते हैं कि इस 5 आइटम पर अप्लीकेबल तभी होगा जब ये ऑफिशियल गैजेटेड में
ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ये नोटिफाई हो जाएगा। तो आज ये 5 जो जीएसटी से अभी बाहर है। चार्जिंग सेक्शन और हमारा क्या कहता है, एक कि कुछ ऐसा सप्लाई है जहाँ क्या होता है जी, रिवर्स चार्ज का केस होता है। रिवर्स चार्ज का मतलब नॉर्मल जो हम जीएसटी देखते हैं, जैसे ए नाम का कोई व्यक्ति है, ये कहाँ रजिस्टर्ड है, बिहार में, ठीक। ये वैल्यू को, इस वैल्यू का 1000 का गुड्स बेचा किसको, 1000 का गुड्स बेचा बी को, ठीक। वो तो प्रोसेस क्या है, जब ए गुड्स दिया बी को, तो 1000 का गुड्स दिया, इस पर ये क्या लगाया, सब अगर विद इन स्टेट है तो CGST प्लस CGST प्लस SGST, SGST दोनों मिला के 18% के हिसाब से 180 रुपया, 1180 रुपया कौन दिया, बी दिया इसको। इन द नॉर्मल केस बी इसको क्या करेगा, 1180 रुपया देगा, किसको देगा, ए को देगा। ए क्या करेगा, 1000 तो उसका अपना गुड्स का वैल्यू हो गया, वो अपने पास रखेगा। 180 रुपया जो जीएसटी के रूप में लिया है, ये पैसा सरकार को जाकर दे देगा, किसको देगा जी, गवर्नमेंट को दे देगा। ये पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगा जीएसटी के रूप में, जीएसटी के रूप में। ये हमारा नॉर्मल केस है। लेकिन हमारे लॉ मेकर ने कुछ सप्लाई को, हमारे लॉ मेकर ने कुछ सप्लाई को, हमारे लॉ मेकर ने कुछ सप्लाई को क्या किया, हमारे लॉ मेकर ने कुछ सप्लाई को, हमारे लॉ मेकर ने कुछ सप्लाई को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई कर दिया। क्या किया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब ये जो रजिस्टर्ड है बिहार में, ये बी को सामान बेचा, कितने का सामान, वैल्यू जिसका 1000 है, जीएसटी उस पर लग गया 180 रुपया। नॉर्मल केसेस में क्या होता था, बी देता था ए को पैसा 1180 रुपया, ए 1000 रुपया रख लेता था, 180 रुपया ए सरकार को डिपॉजिट करता था। लेकिन रिवर्स चार्ज के केसेस में ए क्या करेगी, बी से पैसा लेगा, कितना लेगा, मात्र जो गुड्स का वैल्यू है वही पैसा केवल लेगा बी से ए, और जो 180 रुपये जीएसटी का पैसा हुआ डायरेक्टली बी ए को ना देकर ये गवर्नमेंट को जमा कर देगा, गवर्नमेंट को जमा कर देगा। ये इसी को कहते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या कहते हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब जो नॉर्मल केसेस होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज, और जहाँ रिसिपिएंट टैक्स देता है, जब सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स देता है तब वो क्या कहलाता है, फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में कौन देता है गवर्नमेंट को पैसा, सप्लायर। लेकिन जब रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स देता है, जीएसटी का पैसा देता है, तब वो क्या कहलाता है, रिवर्स चार्ज। तो
रिवर्स चार्ज के केसेस में कौन पैसा सरकार को देता है? रिसिपिएंट। बर्डन दोनों केसेस में रिसिपिएंट होता है टैक्स का। यहाँ भी बी जब डायरेक्टली या थी 180 रुपये गवर्नमेंट को दिया तो बी अपने पैकेट से ही दिया पैसा। जब यहाँ बी ए को पैसा दिया तो अपने ही पैकेट से दिया, तो बर्डन रिसिपिएंट पर है। लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हो जाता है। फॉरवर्ड चार्जेज में सप्लायर ए से पैसा रिसीव करेगा, सप्लायर रिसिपिएंट से पैसा रिसीव करेगा और फिर गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा। लेकिन रिवर्स चार्ज के केसेस में रिसिपिएंट सप्लायर को ना देकर जीएसटी का अमाउंट डायरेक्टली वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देगा। अब समझो ये कि गवर्नमेंट को ये ज़रूरत क्यों है या लॉ मेकर को क्या ज़रूरत है ये सेक्शन लाने का, जब नॉर्मल रूल हमारा कहता है कि गवर्नमेंट सप्लायर से पैसा नहीं लेगा, तो क्या ज़रूरत है कि रिसिपिएंट से हम पैसा डायरेक्टली लें। कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ ऐसा केसेस गवर्नमेंट नोटिफाई किया कि जो सर्विसेज जो सप्लाई कर रहा है वो बहुत छोटे लोग होते हैं, छोटे, इनको हम काहे को तंग करें। जो रिसिपिएंट ले रहे हैं सर्विसेज ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, हम डायरेक्टली इन्हीं से क्यों ना पैसे ले लें। ये बड़े लोग हैं, इनको ट्रैक करना मुझे आसान है, ये छोटे लोग हैं, इनको हम कहाँ मार्केट में खोजने जाएंगे। इसलिए हमारे लॉ मेकर ने रूल लाया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, कि हमारे लॉ मेकर ने, हमारे गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड सप्लाई को नोटिफाई किया, कुछ स्पेसिफाइड सप्लाई को नोटिफाइड किया कि इस केसेस में जो जीएसटी लगेगा वो रिवर्स चार्ज के अकॉर्डिंग हुआ। मतलब जीएसटी का पैसा रिसिपिएंट डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा, सप्लायर मीडियम नहीं बनेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पैसा लेगी डायरेक्टली रिसिपिएंट से लेगी, वो सप्लायर के पास नहीं जाएगी। ये हुआ रिवर्स चार्ज का। एक हमारा सेक्शन कहता है, सब सेक्शन नंबर 9 में ही, ये टैक्स पेबल बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अच्छा ये क्या आ गया, देखो होता क्या है। जैसे आज तुमने एक सुना, फ्लिपकार्ट का नाम सुना है, क्या सुना है? फ्लिपकार्ट का नाम सुना है। फ्लिपकार्ट करता क्या है, एक सप्लायर है, कहाँ में जी, मान लो लखनऊ में। ये कहाँ सप्लायर है? लखनऊ में एक सप्लायर है ए नाम का। हम क्या कि एक बी नाम का लड़का है, कहाँ में, पटना का। इसको एक चाहिए फ़ोन चाहिए, क्या चाहिए, फ़ोन चाहिए। ये क्या करता है, ऑर्डर करता है इससे फ्लिपकार्ट के थ्रू। ऑर्डर करता है, फ्लिपकार्ट क्या करता है, फ्लिपकार्ट के पास अपना तो कोई दुकान है नहीं, कोई अपना स्टोर नहीं है। ये क्या करता है, ये लिंक रखा है, बस एक मीडिएटर है। ये फ्लिपकार्ट क्या करता है, जैसे इसके पास अगर कोई ऑर्डर आया, ये तुरंत जाके इसको सप्लायर ए को जाकर बताएगा, भाई भाई देख देख देख, एक मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर आया है हमारे पास। फ्लिपकार्ट जाके ए को कहेगा कि देख भाई, एक हमें मोबाइल फ़ोन का ऑर्डर आया है, जो बी नाम का व्यक्ति पटना में रहता है और मुझे ऑर्डर किया है कि उसको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो उसको फ़ोन डिलीवर कर दे। बी क्या करेगा, ए क्या करेगा, बिल बनाएगा। किसके नाम से बिल बनाएगा, कस्टमर उसका कौन है, बी। कस्टमर कौन है, बी। कस्टमर ही कौन है, बी। इसके नाम से वो बिल बनाया, पैसा लिया। ये केवल इसका काम केवल क्या था, मीडिएटर का काम, बी से ऑर्डर लेके ए को बता देना, बाकी ए बी को अपना सप्लाई किया। अगर फ़ोन का गारंटी वारंटी होगा
तो ये अपनी कंपनी से लेगा, बीच में बी फ्लिपकार्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, ये हमें क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉम, इसी को बोलते हैं जो फ्लिपकार्ट जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ये हम जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो रहा है, जो भी धंधा हो रहा है, इसी को ऑपरेट जो किया, यहाँ से ऑर्डर लिया और यहाँ को ए को जो दे दिया, बी से ऑर्डर लेके ए को सप्लाई कर दिया, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। फ्लिपकार्ट का बस के। तो हमारे लॉ मेकर ने कहा कि हमारे भारत सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज को नोटिफाइड करके रखा है कि जहाँ ये जो जीएसटी का अमाउंट होगा, न इनसे लेंगे साहब, न इनसे लेंगे, आप बहुत बड़े लोग हैं, आपसे हम डायरेक्टली ले लेंगे। हमारे लॉ मेकर ने कहा, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखो साहब, ये छोटे लोग हैं, ये छोटे लोग हैं जी, इस केसेस में जब ऐसा सप्लाई होगा इस चेन में, ये दोनों बहुत छोटे लोग हैं, डायरेक्टली हम पैसा आपसे ले लेंगे। कुछ सर्विसेज को, सारे नहीं, कुछ सर्विसेज को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा है कि जहाँ किसको टैक्स देना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को देना पड़ता है। किसको देना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को देना पड़ता है। द गवर्नमेंट में नोटिफाई a specific category of the services the tax on supply of which shall be paid by electronic commerce operator as if the such services are supplied through it। लॉ मेकर सेक्शन नंबर 9 के थ्रू, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 के थ्रू गवर्नमेंट को पावर दिया कि सरकार ऐसा कर सकता है नोटिफाइड। तो आज के डेट में सरकार ने, गवर्नमेंट ने नोटिफाई ऐसा करके रखा है कुछ सर्विसेज, आगे देखेंगे। आज के डेट में सरकार ये कुछ नोटिफाई करके रखा है, उसको हम आगे देखेंगे। देखो, हम क्या रिवीजन किए थे, वो देखे थे रिवर्स चार्ज के केसेस में। अब रिवर्स चार्ज में कौन कौन सा सर्विसेज और कौन सा गुड्स कवर होता है, उसको हम देखते हैं। देखो, सबसे पहले कौन कौन सा गुड्स कवर होता है रिवर्स आरसीएम में। जो हमारा आरसीएम है, 2 सेक्शन में डिस्कस है। सेक्शन नंबर 9 का सबसेक्शन 3 और सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 में। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 में कहता है, जो हमारे लॉ मेकर ने, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको स्पेसिफाइड किया गया, स्पेसिफाइड द कैटेगरी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग कुछ कैटेगरी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाइड करके रखा, कुछ कैटेगरी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज को नोटिफाइड करके रखा, जहाँ सप्लाई पर टैक्सेस कौन डायरेक्टली गवर्नमेंट को देगा, रिसिपिएंट देगा। कौन देगा, रिसिपिएंट देगा। एक सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड किया है कुछ कैटेगरी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, जब किसके द्वारा अनरजिस्टर्ड सप्लायर, जो सप्लायर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केसेस में ऐसा कुछ सप्लाई को हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखा कि उस केसेस में जब आप अनरजिस्टर्ड सप्लायर से लिए हैं सर्विसेज, तो डायरेक्टली हम जो रिसिपिएंट है उससे पैसा रिकवर कर लेंगे। मतलब कौन जी, पैसा गवर्नमेंट को कौन देगा, जीएसटी का रिसिपिएंट देगा। मतलब टैक्सेस कैसे एप्लीकेबल चलेगा, आरसीएम के अकॉर्डिंग चलेगा। अब हमारा आरसीएम में कुछ गुड्स है, कौन कौन सा गुड्स है। फर्स्ट एक है कैश नट्स, जो नॉट सील्ड पिल्ड हो। कौन सा, कैश नट्स नॉट सील्ड पिल्ड हो। बीड़ी रैपर लिप्स, टोबैको। कौन कौन, कैश नट्स, बीड़ी रैपर्स। कौन से, कैश नट्स, बीड़ी रैपर्स, टोबैको। कौन सा है, कैश नट्स, बीड़ी रैपर, टोबैको। दूसरा रॉ कॉटन। रॉ कॉटन तभी जब सप्लाइड किसके द्वारा हुआ, एग्रीकल्चरिस्ट के द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। रॉ कॉटन जब एग्रीकल्चरिस्ट किसी कृषि के द्वारा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया होगा, तब वहाँ पर आरसीएम लगेगा। लॉटरी का सप्लाई हो, लॉटरी का सप्लाई कौन किया हो, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या कोई लोकल अथॉरिटी किसी डिस्ट्रीब्यूटर को और सेलिंग एजेंट को किया। सबसे पहले कौन सा है जी, कैश नट्स,
जो सील्ड पिल्ड ना हो। कौन सा? कैश नट्स। दूसरा बीड़ी रैपर्स। तीसरा टोबैको लीव्स। चौथा रॉ कॉटन, जब एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहा है। तीसरा लॉटरी, कौन सप्लाई करेगा? लॉटरी का टिकट, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, यूनियन टेरिटोरी हो। सिल्क, एक हमारा कौन? सिलिकॉन, किसके द्वारा सप्लाइड हो? मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क के द्वारा, किसी भी रजिस्टर्ड हो। यूज्ड व्हीकल्स या सीज्ड या कॉन्फिकेटेड गुड्स, ओल्ड यूज्ड गुड्स, वेस्ट स्क्रैप्स। जब भारत सरकार जब कोई भी गुड्स को सीज कर लेता है, कॉन्फिकेट कर देता है, जब्त कर लेता है, भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी या लोकल अथॉरिटी उसको जब्त करके वो बेचता है, तब वहाँ पर क्या एप्लीकेबल होगा? आरसीएम। मतलब अगर कोई गाड़ी बीच खड़ा है, उसको भारत सरकार उठा लिया, अब उसको लेने वाला कोई नहीं है, ढेर दिन तक रखा, ज़्यादा दिन रखने के बाद उसको क्या करता है? जिस गवर्नमेंट उसको बेच देता है। जब गाड़ी को जब बेचने गया वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाला, तो जब वो किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेचेगा तो वहाँ पर जो अप्लीकेबल क्या हो जाएगा? आरसीएम अप्लीकेबल हो जाएगा। फिर क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट किसके द्वारा? रजिस्टर्ड पर्सन्स के द्वारा किसी रजिस्टर्ड पर्सन्स को किया गया हो, तब आरसीएम होगा। तो गुड्स के केसेस में हम क्या क्या है? एक है तो कैश्यू नट्स जो सील्ड पिल्ड ना हो। दूसरा बीड़ी रैपर, पहले कैश्यू नट्स जो सील्ड पिल्ड ना हो, फिर बीड़ी रैपर्स है, टोबैको है। क्या है जी? कैश्यू नट्स, बीड़ी रैपर्स, टोबैको है, फिर रॉ कॉटन है। तीसरा फिर है क्या? सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन, सप्लाई ऑफ द लॉटरी। फिर कॉन्फिस्केटेड गुड्स है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है। क्या क्या है? फिर से हम उसको रिवाइज करेंगे। क्या क्या है मेरे साथ? पहला कैश नट्स जो सील्ड पिल्ड ना हो। दूसरा बीड़ी रैपर्स। दूसरा कौन सा? ये बीड़ी रैपर्स। तीसरा टोबैको लीव्स। कौन सा? तीसरा टोबैको लीव्स। चौथा रॉ कॉटन, जबकि कौन सप्लाई कर रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट सप्लाई कर रहा है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। फिर सप्लाई ऑफ द लॉटरी कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सप्लाई कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी या लोकल अथॉरिटी, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। सिल्क ऑफ यार्न कौन कर रहा है? सिल्क यार्न का जो मैन्युफैक्चर है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को। जब कॉन्फिस्केटेड गुड या सीज गुड्स सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या यूनियन टेरिटोरी, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को किया जा रहा है। जब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को किया जा रहा है, तब वहाँ पर क्या लगेगा? आरसीएम एप्लीकेबल होगा। फिर लॉ में करने कुछ सर्विसेज को डिफाइन करके रखा है। कुछ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज है जहाँ क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। कुछ सर्विसेज है जहाँ क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे उस क्या है? पहला केसेस है जीटीए का। कौन सा केस है पहला हमारा? जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। कौन सा जी? गुड्स ट्रांसपोर्ट। जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज किसको देगा? 6 लोगों के देगा। कोई भी किसी भी फैक्ट्री को जो रजिस्टर्ड है फैक्ट्री एक्ट के तहत, किसी भी सोसाइटी को जो रजिस्टर्ड है, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई भी पर्सन जो रजिस्टर्ड है सीजीएसटी आईजीएसटी एक्ट में, किसी भी बड़ी कॉरपोरेट को, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो रजिस्टर्ड। मतलब कितने 6 है। देखो, फैक्ट्री हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर सोसाइटी हो, फैक्ट्री हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर द सोसाइटी हो, फैक्ट्री हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या फिर द सोसाइटी हो। तीसरा जो जीएसटी में पहला फैक्ट्री हो, दूसरा सोसाइटी हो, तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। चौथा कौन सा हो गया? जो जीएसटी आईजीएसटी में जो रजिस्टर्ड हो। कौन सा जी? चौथा जो जीएसटी और आईजीएसटी में रजिस्टर्ड हो। पाँचवा कोई भी बड़ी कॉरपोरेट जो स्टेबलाइज हो किसी एक्ट के द्वारा, कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट जो किसी एक्ट के द्वारा स्टेबलाइज हो, कोई भी बड़ी कॉर्पोरेट जो किसी एक्ट के द्वारा स्टेबलाइज हो। पाँचवा हो गया बड़ी कॉर्पोरेट। छठा हो गया पार्टनरशिप, कोई भी पार्टनरशिप फर्म, चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं, नॉन रजिस्टर्ड हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या फिर नॉन रजिस्टर्ड हो। तो हमारा 6 कौन कौन हो गया भाई? एक तो फैक्ट्री हो गया, दूसरा सोसाइटी हो गया। फर्स्ट फैक्ट्री, दूसरा सोसाइटी, तीसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, चौथा हमारा हो गया कोई भी बड़ी कॉरपोरेट जो किसी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो। फोर्थ हो गया। फिफ्थ हमारा हो गया कोई भी जो रजिस्टर्ड हो हमारा, कहाँ रजिस्टर्ड हो,
कोई जो रजिस्टर्ड हो, एनी पर्सन जो रजिस्टर्ड हो CGST में, IGST में, ASGST में, UTGST में, मतलब जो GST में रजिस्टर्ड हो वो हो गया पाँचवा। छठा कौन हो गया, कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, जब GTA ये इन लोगों को सर्विसेज देगा, किस चीज़ की सर्विसेज, GTA की सर्विसेज देगा, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किस चीज़ की, जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किस चीज़ की सर्विसेज देगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड्स देगा। अगर GTA सब कुछ और सर्विसेज देगा तब नहीं RCM होगा, लेकिन GTA केवल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड सर्विसेज देगा। किन लोगों को, 6 लोगों को, फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, फैक्ट्री को, सोसाइटी को, कोऑपरेटिव सोसाइटी को, एनी पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर द IGST एक्ट, CGST एक्ट, UTGST एक्ट, SGST एक्ट, या एनी बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड अंडर द एनी लॉ, या फिर द कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो, वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, तब क्या अप्लीकेबल होगा, RCM अप्लीकेबल होगा। इसमें और कहता क्या है, एक और है इसमें 7वां एक है एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस को भी, किसको, एनी कैजुअल टैक्सेबल पर्सनस। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शंस क्या है कि RCM अप्लीकेबल नहीं होगा जब GTA सर्विसेज किसको देगा जी, जब डिपार्टमेंट को देगा, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटोरी, जब भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी के किसी भी डिपार्टमेंट को सप्लाई कर रहा है, या स्टेबलाइजमेंट को सप्लाई कर रहा है, या फिर लोकल अथॉरिटी को कर रहा है, या फिर गवर्नमेंट एजेंसी को कर रहा है, तब RCM नहीं होगा। मतलब सरकार कहता है कि साहब आप हमारे डिपार्टमेंट को जब दे रहे हो सप्लाई, तब काहे को हमसे पैसा हम देंगे, तुम खुद जाके डिपार्टमेंट को पैसा दो। सरकार कहता है कि जब तुम हमारे डिपार्टमेंट को दे रहा हो, तो जो हमारा GST का डिपार्टमेंट हो गया, उसको अब हम भी थोड़े ज़्यादा देने जाएंगे पैसा, तुम देने जाओगे पैसे। कौन सा सरकारी डिपार्टमेंट जो रजिस्ट्रेशन ले चुका है खाली अंडर द सेक्शन नंबर 51, ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट और स्टेबलाइजमेंट या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी जो रजिस्ट्रेशन GST में इसी कारण से लिया है कि साहब हम केवल TDS काटेंगे। सेक्शन नंबर 51 TDS की बात करता है कि हम खाली उसका TDS काटेंगे, TDS के लिए सेक्शन लिए हुए GST रजिस्ट्रेशन लिए, नहीं ये सब हमको GST से ताम झाम नहीं होता है, उसको RCM का एप्लीकेबल होगा, वो खुद अपना फॉरवर्ड चार्ज में GST अपना पेमेंट करेगा। एक है फर्दर नथिंग कॉन्टेंट इन रजिस्ट्री शैल अप्लाई हियर द सप्लाई। जब क्या होता है, जब सप्लायर जो GTA है रजिस्ट्रेशन GST एक्ट में लिया और खुद वो चाहता है कि नहीं जी हम सर्विसेज दे रहे हैं, अगर वो फैक्ट्री को सर्विसेज दिया लेकिन चाहता है कि नहीं जी हम खुद सर्विसेज देंगे फॉरवर्ड चार्ज में, हम ऑप्शन नहीं, हमारा इच्छा है कि नहीं हम खुद देंगे, तो ठीक है आपका इच्छा है तो ठीक है आप दीजिए सरकार को। फिर इच्छा है और टैक्सेस इनवॉइसेस दे दिए हैं। जब GTA को लगता है कि नहीं जी खुद हम सरकार को पैसा देंगे, आप टैक्स इनवॉइस दे दीजिए रिसिपिएंट को, उसमें से GST का पैसा ले लीजिए, आप सरकार को दीजिए, तब सरकार को कोई दिक्कत नहीं। सरकार तो RCM लाई ही इसलिए कि जब हम सप्लायर से पैसा जहां हम नहीं रिसीव कर पाती है सब गवर्नमेंट, इसीलिए तो RCM लाई कि हम रिसिपिएंट से पैसा ले लेंगे GST का। जब सप्लायर खुद ही चाहता है कि नहीं हम सरकार को पैसा दे देंगे, कोई बात नहीं दे दीजिए आप। तो GTA के केसेस में जब GTA ऑप्शन एक्सरसाइज करता है कि वो हम डायरेक्टली हम गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं, तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है। हाँ इसमें कंडीशन क्या है कि वो उसको टैक्स इनवॉइस इशू करे और GST का पैसा उससे वो कलेक्ट कर ले। पहला GTA का सर्विस हो गया। दूसरा, जब कोई भी लीगल सर्विसेज चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई भी चाहे इंडिविजुअल एडवोकेट हो या फिर सीनियर एडवोकेट हो या फिर तो किसी एडवोकेट का फर्म हो, किसको दे रहा है जी, बिजनेस एंटिटी को दे रहा है। किसको दे रहा है जी, बिजनेस एंटिटी को दे रहा है। कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड किसको कर रहा है जी, बिजनेस एंटिटी को कर रहा है। लीगल सर्विसेज इंडिविजुअल एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट या एडवोकेट को फर्म हो किसी बिजनेस एंटिटी को देगा, तो वहाँ क्या होगा, RCM अप्लीकेबल होगा। जब सर्विसेज सप्लाइड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसको दे रहा है सर्विसेज, बिजनेस एंटिटी को। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल किसको सर्विसेज दे रहा है, बिजनेस एंटिटी को, तब RCM लगेगा। जब स्पॉन्सरशिप का सर्विसेज किसी के द्वारा किसी बड़ी कॉरपोरेट को दिया जा रहा है या पार्टनरशिप फर्म को दिया जा रहा है, जो
टैक्सेबल टेरिटोरी में लोकेटेड है। जब स्पॉन्सरशिप का सर्विसेज किसको दे रहे हैं हम, किसी बड़ी कॉरपोरेट को दे रहे हैं, या फिर द पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं, तो कौन कहाँ पर सर्विसेज होगा, वहाँ पर क्या अप्लीकेबल होगा, आरसीएम अप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे कोई सी टेलीविजन मूवी चलने वाला है, उस मूवी का पूरा स्पॉन्सर हमने ले लिया, इंडिविजुअल हमने ले लिया, स्पॉन्सर उसका कर लिया, और जो चल रहा है, कोई चैनल है, कोई बड़ी कॉरपोरेट है, तो जो सर्विसेज हम उसको स्पॉन्सरशिप का दे रहे हैं लेकिन वहाँ पर जीएसटी कौन सा, आरसीएम अप्लीकेबल हो जाएगा। कौन सा जीएसटी का अप्लीकेबल होगा जी, आरसीएम अप्लीकेबल हो जाएगा। तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ sponsorship to anybody corporate or partnership firms that will be covered under the reverse charge mechanism। पांचवा हमारा है, जब सर्विसेज किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट दे, स्टेट गवर्नमेंट दे, यूनियन टेरिटोरी दे, या लोकल अथॉरिटी दे, किसको, बिजनेस एंटिटी को। जब सरकार किसी भी बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विसेज देता है तब क्या लगेगा, आरसीएम। एक्सेप्शंस क्या है उसका, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का रेंटिंग है छोड़कर, या कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज है, क्या क्या, जब पोस्ट का सर्विसेज, या रेलवे का सर्विसेज, या फिर एयरक्राफ्ट का सर्विसेज, या वेसल्स का सर्विसेज, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर का सर्विसेज। ये चार सर्विसेज छोड़कर जितने भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट्स या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटोरी किसी भी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज जो देगा वो सब कवर कहाँ आ जाएगा, आरसीएम में। चार कौन कौन, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पोस्ट का सर्विसेज, इंडियन रेलवे का सर्विसेज, एयरक्राफ्ट और वेसल का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स का। फिर जब रेंट सप्लाई सर्विसेज सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग द रेलवे, जब सरकार रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, देखो कोई भी सरकार, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कोई भी सरकार, या चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर द स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटोरी या फिर कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी बिजनेस एंटिटी को जो भी सर्विसेज सप्लाई करेगा वो सब आरसी में कवर होगा, एक्सेप्ट चार सर्विसेज। पहला रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दूसरा पोस्ट और रेलवे का सर्विसेज, तीसरा एयरक्राफ्ट और वेसल्स का, चौथा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर का सर्विसेज। इस चार को छोड़कर जितने सर्विसेज सप्लाई करेगा सब कवर होगा कहाँ, आरसीए में। और रेंटिंग और इमूवेबल प्रॉपर्टी के केसेस में किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को कर देगा तब आरसीए में अप्लीकेबल होगा। जब रेंटिंग और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी पर्सन को करेगा, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तब आरसीएम होगा। उसके रेंटिंग और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा जितने सर्विसेज करेगा, केवल 3 को छोड़ दो, मतलब सीधा छोड़ दो, केवल 3 सप्लाई में गवर्नमेंट क्या है, फॉरवर्ड चार्ज देगा, फॉरवर्ड चार्ज कवर होगा, जो कि या तो फॉरवर्ड होगा या फिर चाहे एग्जेम्प्ट होगा। मतलब 3 सर्विसेज के केसेस में, केवल 3 सर्विसेज के केसेस में उस पर आरसीएम अप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट के केसेस में केवल 3 सर्विसेज में आरसीएम अप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन सा, पहला फर्स्ट हो गया हमारा पोस्ट और रेलवे का सब सर्विसेज, दूसरा हमारा एयरक्राफ्ट और वेसल्स का, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स का। ये 3 सर्विसेज के अलावा जितने भी जो सप्लाई करेगा वो सब आरसीएम होगा। हाँ, केवल रेंटिंग और इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी रजिस्टर्ड को होगा, बाकी सारा बिजनेस एंटिटी को सप्लाई होना चाहिए। फिर क्या है उसके बाद, सर्विसेज बाय द रेंटिंग ऑफ द रेसिडेंशियल डवेलिंग टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। रहने की जगह, रहने के लिए किसी को भी अगर दिए हुए रेसिडेंशियल डवेलिंग टू द रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी रहने वाला आवास किसी को भी दे दिए हैं रेंट पे, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को दे दिए हैं। रेसिडेंशियल डवेलिंग जब किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तो वो कहाँ का टैक्सेबल होगा, आरसीएम के तहत टैक्सेबल होगा।
सर्विसेज बाय द वे ऑफ रेंटिंग ऑफ इमोबाइल प्रॉपर्टी अदर देन द रेसिडेंशियल डवेलिंग, जो मतलब अदर देन द रेसिडेंशियल मतलब जब कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग किसके द्वारा, अनरजिस्टर्ड के द्वारा हो जा रहा है, किसके द्वारा होगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, किसके द्वारा, किसी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, तब वहाँ पर कहलाएगा क्या, आरसी में। जब रेसिडेंशियल डवेलिंग कोई भी व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा, चाहे देने वाला रजिस्टर्ड हो या ना हो, रेसिपिएंट यदि रजिस्टर्ड है तब कहाँ हो जाएगा, आरसी में कवर। और अदर देन द रेसिडेंशियल डवेलिंग मतलब जो भी कॉमर्शियल बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग में जब देने वाला अनरजिस्टर्ड हो, सप्लायर अनरजिस्टर्ड हो और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो, तभी वो आरसी में कवर होगा। जब डायरेक्टर सर्विसेज देगा किसी बड़ी कॉरपोरेट को, तब आरसी में होगा। जब इंश्योरेंस एजेंट देगा इंश्योरेंस कंपनी को, तब आरसी में होगा। रिकवरी एजेंट देगा किसको, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी को, तब क्या होगा, आरसी में एप्लीकेबल हो जाएगा। जब सप्लाई ऑफ द म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है जी, तो म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर्स को सर्विसेज दे रहा है, तब क्या हो जाएगा, आरसी में एप्लीकेबल हो जाएगा। जब ऑथर सर्विसेज दे रहा है किसको, पब्लिशर्स को दे रहा है, तब क्या हो जाएगा, आरसी में एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक ऑथर के पास ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड में ले सकता है, उसके पास ऑप्शंस एक दिया गया है, बाकी कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके पास एक ऑथर को ऑप्शंस दिया गया, एक जीटीए को ऑप्शंस था। ठीक है। मेंबर्स ऑफ ओवरसीज कमेटी किसको, आरबीआई को दे रहा है, तो आरसी में एप्लीकेबल हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट दे रहा है कौन, इंडिविजुअल यहाँ ध्यान देना, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसको दे रहा है, किसी भी बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी जो इंडिया में लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटोरी में। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट ऐसा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो बॉडी कॉर्पोरेट हो, चाहे पार्टनरशिप हो या फिर एलएलपी फर्म हो, वो नहीं, वहाँ पर नहीं। जो इंडिविजुअल है, एनबीएफसी को, बैंकिंग को, जो टैक्सेबल टेरिटोरी में लोकेटेड है, तब वहाँ पर आरसी में अप्लीकेबल होगा। फिर आगे क्या है, जब बिजनेस फैसिलिटेटर किसको दे रहा है सर्विसेज, बैंकिंग कंपनी को दे रहा है, किसको, बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सप्लाई करेगा, तब वहाँ पर क्या अप्लीकेबल हो जाएगा, आरसी में अप्लीकेबल हो जाएगा। पर जब एजेंट ऑफ द बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट किसको दे रहा है जी, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को दे रहा है, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के एजेंट किसको, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को दे रहा है, तब यहाँ पर आरसी में अप्लीकेबल हो जाएगा। जब सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है किसके द्वारा, कोई भी पर्सन अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी सिक्योरिटी सर्विसेज अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट, कौन जी, देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए और लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन हो, तब क्या होगा जी, आरसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देने वाला सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, मतलब देने वाला कोई छोटे लोग होना चाहिए, और जो ले रहा है जो रजिस्टर्ड पर्सन है, तब क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर आरसीएम हो जाएगा। हाउएवर नथिंग अप्लाई टू इस केसेस में, जब किसको सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेबलाइजमेंट को दिया जा रहा है, लोकल अथॉरिटी को दे रहे हैं, या गवर्नमेंट एजेंसी को दे रहे हैं, ऐसा गवर्नमेंट एजेंसी जो कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया ही अंडर द सेक्शन नंबर 51 के पर्पज के लिए, केवल टीडीएस काटने के लिए लिया है, तब वहाँ पर आरसी अप्लीकेबल नहीं होगा। या फिर रजिस्टर्ड पर्सन जो कि कंपोजिशन स्कीम के तहत टैक्सेस ले रहा है, उसको सर्विसेज देंगे, तब वहाँ पर आरसी में अप्लीकेबल नहीं होगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल्स, किसी भी मोटर व्हीकल का रेंटिंग का सर्विसेज दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं जी, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट के दे रहे हैं। कौन दे रहा है जी, एनी पर्सन अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी पर्सन अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट है, दे रहा है किसको, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को। सिक्योरिटी का सर्विसेज में कोई भी पर्सन है अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट, दे रहा था किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को। यहाँ किसको देना है, बॉडी कॉर्पोरेट को देना है, बॉडी कॉर्पोरेट को। हु सप्लाइड बॉडी कॉर्पोरेट इशू इनवॉइस चार्जिंग कितना, 6%। किसी सर्विस लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी के सर्विसेज दे रहा है, किसको दे रहा है जी, बोरोवर को दे रहा है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज का।
तो ये सारा केसेस हमारा कितना 16 केसेस था। 16 के 16 केसेस कहाँ कवर हमारे थे, RCM में। कौन कौन सा केसेस, एक हमारा था GTA, एक हमारा कौन सा है GTA का है, एक हमारा GTA का है। GTA किसको 7 लोगों को देगा, तो वहाँ पर RCM अप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसके पास ऑप्शन है कि वो फॉरवर्ड के तहत भी जा सकता है। हाँ, कुछ लोगों को जैसे सरकार के डिपार्टमेंट जो सेक्शन नंबर 51 के लिए केवल लिया हुआ है GST, तब वहाँ पर RCM अप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा है जब कोई भी एडवोकेट हो या इंडिविजुअल हो, सीनियर हो, ऐसे फर्म हो, किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, स्पॉन्सरशिप का सर्विसेज कोई दे रहा है किसी बड़ी कॉरपोरेट को, या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटोरी 4 सर्विसेज से छोड़ कर बिजनेस एंटिटी को दे रहा है, तब वो RCM अप्लीकेबल होगा। अगर गवर्नमेंट रेंटिंग और इमोल प्रॉपर्टी किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन्स को देगा, तब RCM अप्लीकेबल होगा। रेजिडेंशियल डवेलिंग कोई भी व्यक्ति किसी रजिस्टर्ड पर्सन्स को देगा तो RCM अप्लीकेबल होगा। जब कोई भी पर्सन, जब रेजिडेंशियल ऑफ कॉमर्शियल बिल्डिंग, जब कॉमर्शियल बिल्डिंग को रेंटिंग करेगा कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन्स को, तो वहाँ पर RCM अप्लीकेबल हो जाएगा। जब डायरेक्टर कंपनी को देगा, इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को देगा, रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी NBFC कंपनी को देगा, जब कंपोजर और फोटोग्राफर आर्टिस्ट अपनी म्यूजिक कंपनी और प्रोड्यूसर्स को देगा, या ऑथर पब्लिशर को जो सर्विसेज देगा, ओवरसीइंग कमेटी RBI को देगा, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट किसी बैंकिंग कंपनी और NBFC को देगा, बिजनेस फैसिलिटेटर अपने बैंकिंग कंपनी को देगा, एजेंट और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट अपने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को देगा, तब वहाँ पर RCM अप्लीकेबल हो जाएगा। और सिक्योरिटी की सर्विसेज कोई भी पर्सन जो अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट हो, कौन है जी, अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को देगा, तब वहाँ पर क्या कहलाएगा, RCM के तहत टैक्सेबल हो जाएगा। या फिर द रेंट मोटर व्हीकल का सर्विसेज, रेंटिंग ऑफ द मोटर व्हीकल का सर्विसेज कौन दे रहा है, अदर देन द बॉडी कॉर्पोरेट, किसको देगा, टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट located in the taxable territory that shall be covered under the RCM। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।